इश्क के कितने फसाने, मैं कौन सा फसाना सुनाऊं। आसान है प्रेम में कृष्ण हो जाना, मैं इश्क में इमरोज हो जाऊं। अगर आप इश्क करते हैं, पूरी शिद्दत से करते हैं और बेपरवाह करते हैं, तो आपने इमरोज का नाम ज़रूर सुना होगा और ज़रूर सुनी होगी चित्रकार इमरोज और पंजाबी व हिंदी साहित्य कोकिला अमृता प्रीतम की प्रेम कहानी। कहानी को कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा। जब इस कहानी को पढ़ा तो लगा इस कहानी को सुनाना और कहना बहुत आसान है, पर जैसे जैसे इनकी जीवन पे शोध किया, पाया कि ये कहानी जितनी सरल है उतनी ही पेचीदी भी है। इसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। इश्क में अमृता और इमरोज हो जाना बहुत कठिन है और इमरोज हो जाना तो लगभग नामुमकिन। खुद इमरोज के शब्दों में जब वो एक स्त्री को और उसके प्रेम को समझने की कोशिश करते हैं तो वो लिखते हैं, जिस्म को केवल घूरा जा सकता है और जिस्म के साथ केवल सोया जा सकता है। जिस्म के साथ उठना और जिस्म को तराशना ये प्रेम सिखाता है। उनका प्रेम जिस्मानी ना होकर रूहानी था। अमृता देर रात जागकर शांति में लिखा करती थी और जागने के लिए उन्हें चाय की तलब होती थी। इमरोज रात को उठकर उनके लिए चाय बनाते और चुपचाप रखकर चले जाते। ये सिलसिला 40 वर्षों तक चलता रहा। अमृता तलाकशुदा थीं, 2 बच्चों की माँ थी। तलाक के बावजूद उन्होंने अपने नाम से अपने पति का सरनेम प्रीतम नहीं हटाया। इमरोज ने इस पर कभी आपत्ति नहीं की। इमरोज यानी कि इंद्रजीत सिंह से मिलने से पहले अमृता को साहिल लुधियानवी से प्यार हुआ, पर साहिल लुधियानवी उन्हें अपना न सके। इसका मलाल हमेशा अमृता के दिल में रहा और वो हमेशा साहिल के लिए गज़लें कविताएं लिखती रहीं, पर कभी भी इमरोज ने इस पर आपत्ति नहीं की। अपने हवाले से इमरोज बताते हैं कि जब वो अमृता को स्कूटर से छोड़ने आकाशवाणी जाया करते तो अमृता उनकी पीठ पर कुछ लिखा करती थी। इमरोज जानते थे कि वो शायर लिख रही हैं, पर इमरोज ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की। इमरोज कहते हैं, वो अपने इश्क में गोते मार रही थी और मैं अपने इश्क में। जब इमरोज अमृता से पहली बार मिले तो वो एक मशहूर चित्रकार थे और पुस्तकों के लिए कवर डिज़ाइन भी बनाया करते थे। उस समय अमृता अपने कैरियर को लेकर संघर्ष कर रही थी। अपनी किताब आखिरी खत के कवर डिज़ाइन के लिए उन्हें एक आर्टिस्ट की ज़रूरत थी और इस सिलसिले में उनकी मुलाकात इमरोज से हुई। इमरोज लिखते हैं कि उन्हें आर्टिस्ट का काम भी पसंद आ गया और आर्टिस्ट भी। मिलन के इस एहसास को अमृता प्रीतम ने शाम का फूल नाम की कविता से महकाया, जहां वो लिखती हैं, अजनबी तुम मुझे शाम को क्यों मिले, मिलना था तो जिंदगी की दोपहर में मिलते। उस मुलाकात में ही इमरोज भी अमृता को अपना दिल दे बैठे थे। शायद इसीलिए उदयपुर से रनकपुर जैन मंदिर देखते जाते समय अपने एक साथी को वो कहते हैं, यह जो मंदिर की मूर्तियाँ आप देख रहे हो वे तराशी नहीं गई थी, ये जीती जागती तपस्विनियाँ थीं, जीते जागते तपस्वी संत साध्वियाँ। तपश्चर्या के मध्य ध्यान भटका होगा और ये सब इन पत्थर की मूर्तियों में बदल गई। अजंता एलोरा की गुफाएं भी ऐसे ही अभिशापों में उपजी थी। अभी तो लगता है अब पत्थर बोलने लगेंगे। कभी कभी लगता है कि अमृता भी स्थायी रूप से प्रतिमा बनेंगी और मुझे जीते जी इसे निहारते रहना पड़ेगा। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अमृता को निहारते और तराशते हुए बिता दिया। पहली मुलाकात के बाद काम के सिलसिले में अक्सर उनकी मुलाकात होने लगी। इमरोज काम के सिलसिले में अक्सर अमृता के घर पहुंच जाया करते। ऐसी एक मुलाकात का जिक्र करते हुए वो बताते हैं, बार मैं उनसे मिलने गया, बातों बातों में मैंने कह दिया कि मैं आज के दिन पैदा हुआ था। गाँवों में लोग पैदा तो होते हैं लेकिन उनके जन्मदिन नहीं होते। वो 1 मिनट के लिए उठी, बाहर गईं और फिर वापस बैठ गईं। थोड़ी देर में एक नौकर प्लेट में केक रखकर बाहर चला गया।
उन्होंने केक काटकर एक टुकड़ा मुझे दिया और एक खुद लिया। ना उन्होंने हैप्पी बर्थडे कहा, ना मैंने केक खाकर शुक्रिया कहा। बस एक दूसरे को देखते रहे। आंखों से जरूर लग रहा था कि हम दोनों खुश हैं। इमरोज से मुलाकात से पहले अमृता निरुद्देश भटकन में थी। इमरोज से मिलकर उन्हें अपनी पहचान मिली, जिसकी अभिव्यक्ति वो अपनी पहचान कविता में करते हुए कहती हैं। तुम मिले तो कई जन्म मेरी नब्ज में धड़के, तो मेरी सांसों ने तुम्हारी सांसों का घूंट पिया, तब मस्तक में कई काल पलट गए। एक गुफा हुआ करती थी जहां मैं थी और एक योगी नर जब बाजुओं को लेकर मेरी सांसों को छुआ, तब अल्लाह कसम यही महक थी जो उसके होठों से आई थी। यह कैसी माया, कैसी लीला, क्या तुम वही योगी हो? एक इंटरव्यू में इमरोज स्वीकार करते हैं कि उन दोनों ने ताउम्र एक दूसरे को कभी नहीं कहा कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। इमरोज कहते हैं, जब प्यार है तो बोलने की क्या जरूरत। फिल्मों में भी आप उठने बैठने के तरीकों से बता सकते हैं कि हीरो हीरोइन एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन वो फिर भी बार बार कहते हैं कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, और ये भी कहते हैं कि वो सच्चा प्यार करते हैं, जैसे कि प्यार भी कभी झूठा होता है। अमृता के जाने के बाद उन्होंने कुछ कविताएं लिखी। उनमें से एक कविता में वो लिखते हैं, प्यार सबसे सरल इबादत, बहते पानी जैसे, न किसी शब्द की जरूरत, न किसी जबान की मोहताजी, न किसी वक्त की पाबंदी, और न ही कोई मजबूरी किसी को सिर झुकाने की। प्यार से जिंदगी जीते जीते यह इबादत अपने आप हर वक्त होती भी रहती है, और जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचती भी रहती है। इमरोज एक चित्रकार थे। वे जानते थे कि कैसे एक रंग में दूसरे रंग को समोया जाता है, और कैसे एक रंग में दूसरे रंग का वजूद समाहित किया जाता है। उन्होंने खुद अपना वजूद अमृता के वजूद में समाहित कर दिया। जब अमृता प्रीतम की नागमणि पत्रिका के लिए कवर डिजाइन करते करते इमरोज अमृता के रंग में डूबते चले गए। उनकी नजदीकियां पाने के लिए वो उनके पड़ोस में आकर रहने लगी। उस समय तक अमृता खासी मशहूर नहीं थी और कविता पाठन और मुशायरों के लिए अक्सर बसों से सफ़र किया करती थी। इमरोज को यह अच्छा न लगता। वो अच्छे पैसे कमाते थे। उन्होंने अपनी बचत से एक स्कूटर खरीदा और एक रोज़ अमृता के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास स्कूटर है, तुम्हें धक्के खाने की ज़रूरत नहीं। बाद में उन्होंने अमृता के दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने का जिम्मा भी खुद उठा लिया, और इसके बदले में कोई शिकायत ना की, कोई मांग ना की। इमरोज ने अमृता के बिना कहे धीरे धीरे उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली और उन्हें लिखने के लिए स्वतंत्र कर दिया। शायद इसीलिए अमृता ने उन्हें अपने एक खत में मेरे स्वतंत्रता दिवस कहकर संबोधित किया है। वे लगभग 40 वर्षों तक एक ही मकान के 2 कमरों में रहे, पर कभी भी उन्होंने एक दूसरे के ऊपर नहीं थोपा और एक दूसरे की स्वतंत्रता और भावनाओं का सम्मान किया। इमरोज के शब्दों में, अगर बत्ती सुलगती है तो सारा घर महक उठता है। इमरोज अगरबत्ती थे और अमृता घर। अमृता को महकाने के लिए वो सुलगते गए और राख होते गए। इश्क में अपने वजूद को खोकर अपने प्रेम के वजूद को निखारना ये इमरोज से सीखा जा सकता है। विख्यात होने के बावजूद उन्हें कोई दम्भ नहीं था। वो कभी अमृता प्रीतम के ड्राइवर बने तो कभी नौकर। वो अमृता को आकाशवाणी छोड़ने जाते तो बाहर स्कूटर पर बैठकर उनका इंतज़ार करते। मशहूर होने के बाद अमृता 2 बार राज्यसभा की सांसद बनी। तब तक इमरोज और अमृता ने एक कार ले ली थी। इमरोज कार से अमृता को छोड़ने संसद जाते और बाहर उनका इंतज़ार किया करते। जब अमृता इमरोज को बुलाने के लिए कहती तो संसद के कर्मचारी कहते, ए इमरोज ड्राइवर, पर इमरोज ने कभी इसकी शिकायत नहीं की।
साहित्यिक विमर्श के लिए अक्सर लोग अमृता से मिलने घर पर आया करते थे, तो इमरोज़ बिना किसी शिकन के मेहमानों के लिए चाय बनाते और चाय रखकर चले जाते। दूरदर्शन के प्रोग्राम ऑफिसर रमन हितकारी जेएनयू में पढ़ाई के दौरान का इमरोज़ से जुड़ा एक किस्सा बताते हैं। वह बताते हैं कि बात 1986 की है, जब जेएनयू में एक सेमिनार के लिए अमिता प्रीतम को आमंत्रित करना था। वे उनके घर गए। इमरोज़ ने घर का दरवाज़ा खोला तो मैं समझा कि वे अमृता प्रीतम के घर में कोई सहायक हैं। हमने कहा कि अमृता जी से इत्तला कर दो कि कुछ जेएनयू के स्टूडेंट्स उनसे मिलने आए हैं। उनसे पहले फ़ोन पर बात हो चुकी है। इमरोज़ खासे सांवले, दुबली पतली काठी के थे। उनकी आवाज़ बहुत दबी थी। जब इमरोज़ हम लोगों के लिए पानी लेकर आए तो उनके नौकर होने पर मुहर लग चुकी थी। इमरोज़ के बारे में हमने पढ़ा था और बाकायदा पढ़ा था, लेकिन उनको पहचानते नहीं थे। जब अमृता जी ने उनसे हमारा परिचय कराया तो हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और हम खड़े हो गए। इस पर वो बोले, आप लोग बैठिए, आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए माफ़ी मांगी जाए। अमृता के लिए इंद्रजीत इमरोज़ हो गए। उनके इमरोज़ बनने का किस्सा क्या है, यह मुझे किसी पड़ताल में नहीं मिला, पर इमरोज़ का शाब्दिक अर्थ होता है तत्कालिक खुशी, और ऐसा लगता है कि यह नाम उन्हें अमृता ने ही दिया है। अमृता के शब्दों में, सपने जैसे कई भट्टियाँ, हर भट्टी में आग झोंकता हुआ मैं, और मेरा इश्क मजदूरी करता है। तेरा मिलना ऐसा होता है जैसे कोई हथेली पर एक वक्त की रोजी रख दे। साहिर ने अपने करियर और अमृता में से अपने करियर को चुना। दत्त ने इमरोज़ को फिल्मों के पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए मुंबई बुलाया और मुंह मांगी कीमत देने का वादा किया, पर अमृता की बीमारी का खत पाते ही इमरोज़ सब कुछ छोड़कर सदा के लिए दिल्ली आ गए। वो वाकया याद करते हुए इमरोज़ बताते हैं, गुरुदत्त का खत पाकर मैं बहुत खुश था। मैं खत लेकर सीधे अमृता के पास पहुंचा। अमृता ने खत पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ा घुमा फिराकर जताया कि वो मुझे मिस करेगी, लेकिन कहा कुछ नहीं। मेरे जाने में अभी 3 दिन बाकी थे। उसने कहा कि ये 3 दिन जैसे मेरी जिंदगी के आखिरी दिन हों। 3 दिन हमने साथ गुजारे। अक्सर हम एक पार्क में चले जाया करते। उस पार्क में गुलमोहर का एक पेड़ था। हम पेड़ के नीचे चुपचाप खामोश लेट जाते और गुलमोहर के फूल हमारे ऊपर गिरते रहते। उसके बाद मैं बम्बई चला आया। मुंबई आए मुझे 2 दिन हुए थे। काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। तभी पता चला कि अमृता को बुखार है। मैंने अमृता को फ़ोन किया कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ। मैंने ट्रेन और कोच का नंबर भी बता दिया। जब मैं दिल्ली पहुंचा तो अमृता को स्टेशन पर मेरा इंतजार करता हुआ पाया। मुझे देखते ही उसका सारा बुखार छूमंतर हो गया। वस्तुतः इमरोज़ वह शिव थे जिन्होंने अमृता को अमृत को देने के लिए खुद विषपान किया और नीलकंठ हो गए। इस एहसास को अपनी कविता के जरिए अमृता व्यक्त करती हैं। जाने किन रास्तों से होती और कब की चली, मैं उन रास्तों पर पहुंची जहां फूलों लदे पेड़ थे और इतनी महक थी कि सांसों से भी महक आती थी। अचानक झुरमुटों के दरमियान एक सरोवर देखा जिसका नीला और साफ पानी दूर तक दिखता था। मैं किनारे पर खड़ी थी तो दिल किया सरोवर में नहा लूं। मन भर कर नहाई और किनारे पर खड़ी जिस्म सुखा रही थी कि एक आसमानी आवाज़ आई, यह शिव जी का सरोवर है। सिर से पांव तक एक कपकपी छाई। हाय अल्लाह, यह तो मेरी खता, मेरा गुनाह कि मैं शिव के सरोवर में नहाई। पर इमरोज़ ने अपने आप को सिर्फ एक प्रेमी माना, इसीलिए वो लिखते हैं, कवि का कलाम उसके अक्षर लिखते हैं और प्यार करने वाले का कलाम उसकी ज़िंदगी। उनके प्यार में किंतु परंतु की जगह नहीं थी। इसीलिए जब उनसे 10 वर्ष बड़ी अमृता ने लिव इन में रहने से पहले उनसे सारी दुनिया घूम आने और फिर फैसला लेने के लिए कहा तो उन्होंने कमरे के 7 चक्कर लगाए और कहा, हो गया।
अपनी सरलता और साफ गोई से वो अमृता का दिल जीतने में कामयाब रहे। शायद यही कारण है कि साहिर की अधजली सिगरेटों को दोबारा सुलगाकर अपनी मोहब्बत को जलाने वाली अमृता आगे जाकर इमरोज से मिलने पर लिखती हैं, कलम ने आज गीतों का काफिया तोड़ दिया, मेरा इश्क या किस मुकाम पर आ गया है। देख नजर वाले तेरे सामने बैठी हूँ, मेरे हाथ से हिज्र का कांटा निकाल दे। जिसने अंधेरे के अलावा कभी कुछ नहीं बुना, वह मोहब्बत आज किरणें बुनकर दे गई। उठो, अपने घड़े से पानी का एक कटोरा दो, राह के आद से मैं इस पानी से धो लूंगी। अमृता का साथ पाने के बाद इमरोज की किसी चीज की इच्छा नहीं रह गई। वो अमृता को प्यार से बरकतें बुलाते थे। वो कहते थे कि मेरा थोड़े में ही गुजारा हो जाता है, और जो बरकतें हैं उससे सच में मेरे घर की, मेरी मोहब्बत की बरकत है। अक्टूबर 2005 में अमृता दुनिया को अलविदा कह गईं, पर उससे पहले तक इमरोज अमृता को अपनी मोहब्बत के रंग में रंग चुके थे। कूल्हे की हड्डी टूट जाने के कारण वह लंबे समय तक बिस्तर पर रहीं। इस दौरान इमरोज ने उनकी सेवा में कोई कसर न रखी। उनको अपने हाथों से खाना खिलाते, उनको उठाते बिठाते, उनके लिए कविताएं पढ़ते और उनका चित्र भी बनाते। रोज ने अमृता को जितना प्यार दिया उतना प्यार वो कभी लौटा न सकी। शायद इसी का अफसोस करते हुए वो अपने अंतिम समय में लिखती हैं, मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं, शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवास पर उतरूंगी, या तेरे कैनवास पर एक रहस्यमयी लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं, या सूरज की लौ बनकर तेरे रंगों में घुलती रहूंगी, या रंगों की बाहों में बैठकर तेरे कैनवास पर बिछ जाऊंगी। पता नहीं कहाँ किस तरह, पर तुझे जरूर मिलूंगी। या फिर एक चश्मा बनी जैसे झरनों से पानी उड़ता है, मैं पानी की बूंदें तेरे बदन पर मलूंगी, और एक शीतल एहसास बनकर तेरे सीने से लगूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी कि वक्त जो भी करेगा, यह जन्म मेरे साथ चलेगा। यह जिस्म खत्म होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, पर यादों के धागे कायनात के लम्हे की तरह होते हैं। मैं उन लम्हों को चुनूंगी, उन धागों को समेट लूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं, मैं तुझे फिर मिलूंगी। दिसंबर 2023 में दुनिया को अलविदा कह इमरोज अपनी अमृता से फिर मिलने चले गए। अमृता की मृत्यु पर उन्होंने कोई अफसोस नहीं किया। वो कहते थे, उसने जिस्म छोड़ा है, साथ नहीं। अमृता की मृत्यु के बाद उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू की, जिनका संकलन जश्न जारी है नाम की पुस्तक में किया गया। इसी पुस्तक की एक कविता में वो कहते हैं, जन्म के साथ मेरी किस्मत नहीं लिखी गई, जवानी में लिखी गई, और वह भी कविता में जो मैंने अब पढ़ी है। पर तू क्यों अब मेरी किस्मत कविता को अपनी आखिरी कविता कह रही हो? मेरे होते तेरी तो कभी भी कोई कविता आखिरी कविता नहीं हो सकती। अपनी एक कविता में इमरोज लिखते हैं कि कभी कभी खूबसूरत ख्याल खूबसूरत बदन का रूप ले लेते हैं। वस्तुतः इमरोज और अमृता दो ऐसे खूबसूरत ख्याल हैं जिनकी मोहब्बत की खुशबू सदियों तक प्रेमियों के हृदय को सुवासित करती रहेगी। अगर आपको भी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।